चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर है स्टाफिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन रेंजिंग फ्रॉम एमसीक्यूज, डायरेक्ट 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, केस स्टडी, कुछ भी इसमें से आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, स्टाफिंग चैप्टर है किसके बारे में? स्टाफ्स के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे? स्टाफ्स को कैसे ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे डेवलप करना है। बस इसी चीज के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहली बात, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, व्हाई स्टाफिंग सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज सबसे पहली बात, बहुत पैसा लगता है। अभी हम लोग स्टाफिंग का जब स्टेप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्टाफ को लाना इज नॉट सो इजी। बहुत खर्चा लगता है उस प्रोसेस में। प्रोसेस वी विल सी, नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ही है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा बहुत पैसे लगते हैं। और जिस चीज में बहुत पैसे लगे, बहुत टाइम लगे और बहुत एफर्ट लगे, तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। ये जो लोग हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये एटलीस्ट 25 to 30 years तक आपके यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो आपको ऐसे लोग चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है ये फीचर? क्योंकि यू नीड टू सिलेक्ट गुड पीपल। अगर आप अच्छे लोग नहीं लाएंगे तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद दीस गाइज फॉर 25 years। तो यू नीड गुड पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर इट इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब देखो, अगर ये लोग गुड है, अच्छे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लोग अगर अच्छे हैं ना, तो आपके जो एसेट्स है ना आपके बिजनेस में, मतलब मशीन हो गया, पैसा हो गया, कुछ भी, जितने भी एसेट्स है आपके फर्म में, तो अदर एसेट्स को भी अच्छे से यूज करेंगे। मतलब ये लोग तो अच्छे हैं ही, बाकी एसेट भी अच्छे से यूज होगा। अगर ये लोग खराब होंगे तो बाकी एसेट जो बहुत इंपोर्टेड क्वालिटी के हैं वो भी खराब से यूज हो जाएंगे। तो मल्टीप्लायर मतलब डबल इफेक्ट होगा, एक चीज का दो निशाना होगा। ठीक है। हम लोग अच्छे स्टाफ लाएंगे तो स्टाफिंग भी अच्छा हो गया और हमारे एसेट्स भी प्रॉपर्ली यूज हो जाएंगे। होलिस्टिक अप्रोच। सर ये पॉइंट ना थोड़ा समझ में नहीं आता, देखो समझने की कोशिश करो। बात ये है कि ये जो बंदा है, क्या ये अकेले काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में? नो। इसके कोई सीनियर होगा, इसका कोई जूनियर होगा, इसके कुछ टीममेट्स होंगे। ये देखो पीछे खड़े हैं ना, टीममेट्स है। ठीक है। तो इसका कोई बॉस भी होगा, इसका कोई सबॉर्डिनेट भी होगा। तो कहने का मतलब है कि व्हेन वी आर गेटिंग अ स्टाफ, वी डोंट हैव टू सी ओनली हिज क्वालिटी और हर क्वालिटी। हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस लड़की ने कितना पढ़ाई किया है और इस लड़के ने कितना डिग्री लाया है। हम लोग सिर्फ इनको नहीं देखेंगे। वी हैव टू सी द कंप्लीट पिक्चर, वी हैव टू सी द होलिस्टिक अप्रोच, कि क्या ये उस टीम में फिट बैठते हैं, क्या जिस टीम में हम लोग इसको डाल रहे हैं, क्या ये सीनियर के साथ एडजस्ट करेगा, क्या ये जूनियर को साथ लेकर के चलेगा, क्या टीम मेंबर्स को रेस्पेक्ट देगा। तो सब कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ इसका डिग्री हो सकता है बहुत अच्छा डिग्री है, लेकिन ये दूसरों से मतलब साथ में काम ही नहीं कर सकता, तो क्या फायदा इसकी डिग्री का? क्या करूं इसको जॉब में रख के? ये ना तो सीनियर की सुनता है, ना जूनियर को चांस देता है। समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ स्टाफ को नहीं देखना है, यू हैव टू सी द कंप्लीट पिक्चर। एंड की टू अदर फंक्शंस, मतलब स्टाफिंग अगर अच्छा हो गया ना, तो आगे का जो काम है, लाइक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग अगर अच्छा हो गया तो इनको डायरेक्शन देना इजी हो जाएगा, इनको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। देखो स्क्रीन पे जो नोट्स दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है, ये खाली एक एक लाइन पढ़ के समझने के लिए है। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर आंसर लिखना है तो आपको मेरे जो डिटेल नोट्स है उससे करना चाहिए, या फिर अगर आपने बुक से पढ़ा है तो आप उसी उसी को कंटिन्यू करो। लास्ट मोमेंट में नोट्स मत चेंज करना। ठीक है। तो आप अगर मेरे नोट से पढ़ रहे हो तो मेरे नोट से पढ़िए, अगर आपने पूरा साल बुक से पढ़ा तो आप बुक से पढ़िए, या कहीं और आपने ट्यूशंस लिए हैं उन्होंने कुछ दिया है तो वहां से पढ़िए। ठीक है। लास्ट मोमेंट में चेंज मत करना। दिस इज ओनली फॉर, मतलब क्या है ना, केवल बोलते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, तो कुछ स्क्रीन पे भी आना चाहिए, तो उसके लिए एक लाइन है। ठीक है। डोंट थिंक कि आपको इतना लिख कर आना है, आपको लिख कर आना है प्रॉपर आंसर्स। ठीक है। ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टाफिंग का स्टेप कैसे लाते हैं। ये जो ग्रुप आया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो इनको लाने का तरीका क्या है? हाउ डू वी गेट दीज पीपल? क्या ये सारे लोग एक ही जगह पे काम करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई ह्यूमन रिसोर्स में काम करता हो सकता है इनमें से कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हो सकता है इनमें से कोई सेल्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, हो सकता है इनमें से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज, सबका अलग अलग काम है। ठीक है। अब इनको लाते कैसे? देखो सबसे पहली बात तो आपको मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब यू नीड टू नो हाउ मेनी पीपल यू नीड। ठीक है। हाउ मेनी पीपल डू वी नीड? तो हमें 5 लोग चाहिए। कैसे पता चला? देखो इसमें दो चीज करते हैं। एक तो हम लोग वर्क लोड एनालिसिस करते हैं
सर क्या है वर्कलोड? मतलब आप पता करो कि टोटल कितने लोग होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सर मेरे एनालिसिस के हिसाब से टोटल 25 लोग होने चाहिए। अच्छा, अब देखो वर्क फोर्स कितना है, मतलब करंटली कितने लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? सर करंटली ना केवल 20 है। अच्छा, 25 चाहिए और 20 है, मतलब 5 और लगेंगे ना, तो वो 5 हम लोग अभी स्टाफिंग के प्रोसेस से लाएंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करेंगे। सो व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट कुछ नहीं है, बस लोगों को ले आना, लोगों को बोलना कि अप्लाई करो जॉब के लिए, वैकेंसी है यहाँ पे। इंटरनेट पे आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, शहर में आप न्यूज फैला दीजिए कि वैकेंसी है आपके यहाँ, लोग आएंगे अप्लाई करेंगे। दैट इज रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट मतलब जॉब मिल गया क्या? नहीं 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 नहीं, अभी तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए आए हैं। इंडियन आइडल देखते हो, वो सब जो टीवी शोज दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं उन सबको, जो रियलिटी शोज बोलते हैं, तो देखते हो उसमें रोडीज हो गया, इंडियन आइडल हो गया, या इस टाइप का कोई भी शो हो गया, शुरू में गेट खुलता, गेट खोल के लोग दौड़ कर घुसते हैं, तो क्या सारे इंडियन आइडल बन गए? क्या सारे रोडीज बन गए? क्या नहीं, वो अभी केवल घुस रहे हैं। अभी नेक्स्ट राउंड, बहुत सारे राउंड अभी उनको पार करने हैं। तो अभी वो रिक्रूटमेंट हुआ है, अभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन में बहुत कुछ होता है, उनको फॉर्म भरना पड़ता है, उनको टेस्ट देना पड़ता है, उनकी इंटरव्यू होती है, उनका मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है, उनका रेफरेंस चेक करेंगे, अभी ये सब पे आएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो सर टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? टेस्ट वाला टॉपिक इसके बाद देखेंगे, अभी यहाँ पे टेस्ट को नहीं डाल रहे हैं, टेस्ट का टॉपिक इसके बाद देखेंगे। मान लो रिक्रूटमेंट के टाइम में हमारे पास 100 लोग आ गए थे, हमें कितने चाहिए? 5। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ना 95 लोगों को निकाल देंगे, 95 लोगों को हटा देंगे, बिकॉज 100 लोग आ गए, 95 को हटा देंगे तो 5 बचेंगे। अब उन 5 को हमें प्लेसमेंट देना है। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? प्लेसमेंट का मतलब देखो यहाँ पे, ये देखो, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में है ना, कोई एचआर में है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, कोई फाइनेंस में है, कोई अकाउंट्स में है, कोई सेल्स में है। तो सबको अलग अलग जगह पे राइट पीपल एट द राइट प्लेस पहुंचा देना, उसी को प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट के बाद क्या करना? अब देखो पहली पहली दिन उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा जाने में, क्योंकि बाकी लोग पहले से वहां काम कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल है, बट ये लोग न्यू कमर्स है, न्यू कमर्स को थोड़ा ऑकवर्डनेस लग सकता है, उनको बहुत कुछ हो सकता है ना पता हो, तो उनको एक फेमिलियरिटी के लिए ओरिएंटेशन करवाया जाता है, मेल मिलाप करवा दिया जाता है बाकी लोगों से। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो चीज चलती रहेगी वो होगी उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जब आए हैं तो एक नॉलेज के साथ आए हैं, बट इसी नॉलेज के साथ पूरा 30 साल नहीं बीतेगा। तो 30 साल अगर काम करना है तो अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा रेगुलरली, और वो होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ। तो दिस होल थिंग इज द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि सर स्टेप्स में बहुत दिक्कत होता है, आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे तो जल्दी लर्न होगा, और अगर आप पॉज करके 4 मिनट इसमें लगा देंगे तो आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। अब देखो, जो हमने स्टाफिंग के स्टेप नंबर 2 पे देखा था ना रिक्रूटमेंट, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? बस इंफॉर्मेशन डालना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप आइए अप्लाई कीजिए। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है, प्रोस्पेक्टिव मतलब हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारे स्टाफ बन सकते हैं, तो ये लोग ऑफर करेंगे अपना, मतलब अप्लाई एप्लीकेशन करेंगे। इसको पॉजिटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बस लोग आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट में ओनली पीपल विल कम, ठीक है, नो वन विल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे लोग केवल 100 पीपल आ गए, अब 95 लोगों को हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट मारते हैं, तो सिलेक्शन जो है ना उसे नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, बट रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। अच्छा सर, रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? देखो मैं सोर्सेज आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर वर्डिंग्स जो है ना वो आपको नोट से या बुक से या अपने ट्यूशन टीचर के नोट से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज, आपको स्पीड देना ये मेरा पर्पस है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं समझा रहे, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरा खुद का यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ आई एम ओनली रिवाइजिंग, ये रिविजन वीडियो, ये फर्स्ट टाइम वीडियो नहीं है। तो अभी आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ लिखना कैसे है, ये नोट्स में आप देख लो, अगर बुक से पढ़े हो तो बुक में देख लो, और अगर आप किसी और से पढ़े हो तो उसका नोट्स देख लो, ठीक है। सबसे पहली बात, रिक्रूटमेंट दो टाइप के सोर्सेस से होता है। एक होता है इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स मतलब हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, ठीक है। और ये एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर लोग हैं। तो क्या हम अपने कोई पोजीशंस को इनसाइडर लोगों से भर सकते हैं? क्या? हाँ, इनसाइडर लोगों से भर सकते हैं ना। किसी जूनियर को प्रमोट करा देंगे, कोई लोअर रैंक पे है, हायर रैंक पे डाल देंगे, अगर हायर रैंक पे वैकेंसी है तो लोअर रैंक वाले को हायर रैंक दिला देंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। इसमें क्या होता है? इसमें सैलरी बढ़ जाती है, इसमें काम भी बढ़ जाता है,
और सेकंड होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर जैसे कि मान लो HDFC बैंक है मुंबई और HDFC बैंक है कोलकाता। अब कोलकाता वाले ब्रांच में मैनेजर की पोस्ट वैकेंसी हो गई, तो मुंबई वाले को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मुंबई का जो मैनेजर है, मुंबई ब्रांच का जो मैनेजर है, वो कोलकाता के HDFC बैंक में आ गया। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफर। तो दोनों ही HDFC बैंक है, मतलब इनसाइडर है, लेकिन वो पहले दूसरी जगह पे था, अभी वो सेम पोजीशन पे एक और जगह पे आ गया। ठीक है, तो जब लेवल रिमेन्स सेम, आवर पोस्ट रिमेन्स सेम, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। और अगर अगर हमारा पोस्ट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। एक्सटर्नल सोर्सेस पे आते हैं। एक्सटर्नल सोर्स नंबर 1, अब यहां से आउटसाइडर लोग को लाना पड़ता है। ठीक है सर, इसमें मेरिट डीमेरिट नहीं है क्या? नहीं है, सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं मेरिट, सॉरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में नंबर 1 है एडवर्टीजमेंट। आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं वेरियस सोर्सेज पे। ठीक है, आप इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया में आजकल एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं, वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, और कैंडिडेट्स जो उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है तो वो फिर अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ये सरकारी एजेंसीज होती है जहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है? ये सरकारी एजेंसीज होती है जहां पर कंपनीज जो है, अच्छा कंपनी से पहले लोगों की बात करते हैं। तो लोग जो है, लोग आकर के अपना डिटेल दे करके जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट, अपना जो भी उनका क्वालिफिकेशन है सब बता करके जाते हैं। फिर कंपनी वाले आते हैं यहाँ पे, कंपनी वाले आते हैं पूछने के लिए कि आपके पास कोई कैंडिडेट है क्या। ठीक है, आपके पास कोई कैंडिडेट है क्या? ठीक है, ये पूछने आते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला वो क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है, मतलब आपका जो डिटेल है ना वो इसको दे देगा, और फिर कंपनी वाले आपको कांटेक्ट करके बुला सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ सोर्स जहां से लोग मिल सकते हैं आपको। ठीक है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके बाद आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो कॉलेज वगैरह में फाइनल ईयर के टाइम में, या अगर आप सीए का कोर्स करोगे तो उसमें सीए बनने के बाद कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। मतलब आपके कॉलेज कैंपस में बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, वहीं पे आपसे कोई टेस्ट लिया जाएगा, वहीं पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और वहीं से आपको रिक्रूट किया जाएगा। रिक्रूट किया जा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, रिक्रूट किया जा रहा है मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो। ठीक है, सिलेक्शन होगी बाद में, आपको बस बेसिक कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट लेके आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके सर, ये क्या है? कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स देखो ये प्राइवेट कंसल्टेंट्स होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? ये आपके बदले में जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, दीज गाइज विल लुक फॉर जॉब ऑन बिहाफ ऑफ यू। आप जाओ, आप इनको अपना डिटेल्स दे दो, आप इनको बता दो आपकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, एंड देन दे आर गोइंग टू लुक फॉर द जॉब। और जब आपको जॉब मिल जाएगी तो ये आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। अच्छा, कैजुअल कॉलर्स किसे कहते हैं? कैजुअल कॉलर्स उसे कहते हैं, मैंने वीडियो में भी कहा था, मेन वीडियो में, बिन बुलाए मेहमान। ये क्या होता है? ये घूमते रहते हैं, अपना सर्टिफिकेट्स, अपना बायोडाटा लेके घूमते रहते हैं अलग अलग कंपनीज में, खुद ही पहुंच जाते हैं, वैकेंसी का कोई नोटिस नहीं है, खुद ही पहुंच गए, और खुद पहुंच के वहां पे बोलते हैं आपको मेरी सर्विसेज चाहिए क्या, आपको मुझे जॉब में रखना है क्या, ये लीजिए मेरा डिटेल्स। तो कंपनी वाले भी इनका डिटेल्स लेकर इनको वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं। कंपनी वाले बोलते हैं कि ठीक है अभी तो कोई वैकेंसी नहीं है, आप दे दो अपना डिटेल्स, जब लगेगा तो आपको बुला लेंगे। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो पहला कॉल इनको जाएगा। अच्छा, और क्या होता है सर? और देखो फैक्ट्री गेट होता है, ये किनके लिए होता है? ये छोटे छोटे मतलब लेबर लोगों के लिए होता है, कोई बहुत बड़ा जॉब के लिए नहीं होता है, और टेम्पररी नेचर का जॉब के लिए होता है। इसमें क्या होता है? इसमें फैक्ट्री के गेट पे नोटिस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आता जाता कोई भी इंसान वो पढ़ लेगा कि कोई छोटा मोटा कोई जॉब है क्या, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का या लेबर का, ठीक है, या ट्रक में गुड्स चढ़ाना है या उतारना है, उस टाइप का कोई जॉब है, या साफ सफाई करना है, उसका उस टाइप का कोई जॉब है। तो ऐसा कोई जॉब होता है ना, तो इसके लिए वहीं पे हम लोग नोटिस चिपका देते हैं। अब जिसको भी आना है, जिसको भी पढ़ना है, वो अपना पढ़ के बात कर सकता है। ठीक है, बहुत कोई हैवी प्रोसेस नहीं होता यहाँ पे, तो इस तरीके से भी लोगों को पाया जा सकता है। रिकमेंडेशन फ्रॉम करंट एम्प्लॉइज, जो हमारे यहाँ पे करंटली, मैंने आपको जब मेन वीडियो कराया था तो भी बताया था, जितने भी सीए फर्म्स है, सीएस के फर्म्स है, लॉ फर्म्स है, सब में इसी तरीके से लोग आते हैं। हम लोग भी जब काम करते थे तो हम लोग, अब हमारा कोई दोस्त है घर पे बैठा है तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते थे कि सर इनको भी ले लो, घर पे पढ़ा है, ये भी सीए कर रहा है, इसको भी बहुत नॉलेज है, तो हमारे रिकमेंडेशन पे लोग आ जाते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कंपनीज के लिए या एम्प्लॉयर्स के लिए, बहुत अच्छा सोर्स है, बिकॉज एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन आ रहा है, जान पहचान वाला आ रहा है। बाकी सब तो टोटली आउटसाइडर्स है, ये ऊपर वाले तो टोटली आउटसाइडर्स है, बट कम से कम ये रिकमेंडेशन से जो आ रहे हैं वो तो किसी जान पहचान के थ्रू आ रहे हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट वर्दी रहेंगे।
एंड लास्ट आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स। ठीक है, जब आपको 20 दिन के लिए लेबर्स चाहिए तो कहाँ से लाओगे? इन कॉन्ट्रैक्टर्स को फोन करो, इनके पास लेबर्स होते हैं, आप इनको बोल दो कि देखो भाई हमें 20 डेज के लिए, मार्च मंथ में 20 डेज के लिए हमें लेबर्स चाहिए, 20 डेज के लिए आप लेबर भेज देना, वो 20 डेज के लिए भेज देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स होते हैं ना, ये भी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। आपको बस इनको फोन लगाना है, इनके पास स्टाफ रहता है, ये आपको भेज देंगे स्टाफ। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन के स्टेप। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, मैंने आपको ये पहले बता दिया था। तो रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद हमारे यहाँ पे तो 100 लोग आ गए, अब 100 लोग थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 5 लोग चाहिए। तो 95 लोगों को यहाँ से हटाएंगे, बिकॉज वी नीड ओनली 5। तो अभी कैसे हटाएंगे? देखो सबसे पहले करें, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर केवल इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टूडेंट बन के अगर देखेंगे ना, तो आप इसको कभी नहीं लर्न कर पाएंगे। आपको अपने आप को इस पर इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक कि आप अगर इस जॉब में जा रहे होते या आप मैनेजर होते तो आप कैसे करते? देखो सपोज आप अपने आप को मैनेजर की पोजीशन पर रखो, सोचो ना यार मैंने मैनेजर है आप, ठीक है, और आपके पास 100 लोगों का फॉर्म आ गया है, 100 लोगों ने एप्लीकेशन किया है। देखो कुछ लोगों को तो आप ऐसे ही हटा दोगे, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटा दोगे। जैसे कि आपने डिग्री मांगा था बीकॉम का, और आपको दिख रहा है कि कुछ बीए की डिग्री वाले आ गए, आर्ट्स वाले आ गए, आपने चाहिए थे कॉमर्स वाले लोग और आ गए आर्ट्स वाले लोग। तो ऐसे 10-15 लोगों को तो ऐसे ही हटा दो। ठीक है, तो 15 लोग क्या हुए, यहीं पे माइनस हो गए, जिन्होंने गलत फॉर्म भर दिया। फॉर्म था बीकॉम वालों के लिए और उनका था बीए का डिग्री, फिर भी अप्लाई कर दिया, ऐसे लोगों को तो सीधा हटा दो। फिर बाकी लोगों से आप डिटेल में फॉर्म भरवाइए। इसमें क्या होगा, इसमें डिटेल्ड रिटर्न रिकॉर्ड होगा। ठीक है, मतलब एक एक चीज पूछो उनसे, कहाँ बर्थ कौन से ईयर में हुआ, किस डेट पे हुआ, फादर का क्या नेम है, मदर का क्या नेम है, जेंडर क्या है, एज क्या है, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है अगर रिजर्वेशन सिस्टम है तो, और डिग्री क्या है, मतलब कितने मार्क्स आए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कितने बार है ना फेल हो गए थे, तो ये सब पूछ लेना। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ कैंडिडेट्स लगेंगे अनडिजर्विंग। ठीक है, हो सकता है उनका एज काफी ज्यादा है, आपको चाहिए थे बिलो 30 वाले, और इसमें है बिलो अब 40 वाले, अब 40 वाले भी है। तो ऐसे 10-15 लोगों को आप फिर हटाएंगे। ठीक है, बाकी लोगों को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट, टेस्ट पे आएंगे, बट आप सिंपल मान के चलो उनको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा चंक जो है ना वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी देखो आपका 75 कैंडिडेट्स तो यहीं पे निकल गए। अब बाकी लोगों को आप इंटरव्यू में बुलाओगे, रिमेनिंग पीपल विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू में भी किसी किसी का आपको असलियत पता चलेगा। फॉर्म में तो बड़ी 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 बातें लिख रहे थे, इंटरव्यू के सामने कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपको असलियत पता चलेगी बहुत सारे लोगों की। तो हो सकता है आप यहाँ पे भी काफी सारे लोगों को रिजेक्ट मार देंगे। 90 लोग रिजेक्ट हो गए अभी तक। ठीक है, अब बाकी लोगों को ऑफिस में लेने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट करा लिया जाएगा, कहीं उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो वो आके सबको फैला देंगे। ठीक है, कहीं उनको मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम के चेकअप के लिए देखा जाता है कि वो हेल्दी है कि नहीं, जो पर्सन आ रहा है वो हेल्दी है कि नहीं। क्या क्या फायदा ऐसे पर्सन का जो आए और काम ही ना कर पाए, हर दूसरे हफ्ते उसे मेडिकल लीव पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी आप 4 से 5 लोगों को हटा दोगे, तो ये आपके 95 लोग हट गए। बाकी जो 5 लोग बचे, अब उनका आप बैकग्राउंड चेक करेंगे। ठीक है, आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, उन्होंने जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके भी आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में, जैसे सरकारी नौकरी में क्या होता है ना, लोकल पुलिस स्टेशन में चेक किया जाता है कि कहीं आपके नाम से कोई खाता तो नहीं खुला हुआ है पुलिस स्टेशन में। तो ये सब चेक कर लिया जाता है आपको लेने से पहले। सब कुछ अगर क्लियर हो जाए तो फिर आपको अप्रूवल लेटर दिया जाता है या जॉब ऑफर दिया जाता है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। नाउ यू, आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया जाएगा इस लेटर में। अगर आप अग्री करते हैं तो आप साइन करके भेज दो और ज्वाइनिंग डेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अग्री नहीं करते तो आप फिर छोड़ दो, फिर आप लास्ट स्टेप में जाके रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। आपको क्या करना है, अभी 2 मिनट इसमें लगाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये थर्ड स्टेप में टेस्ट होता है यहाँ पे, और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं। 50 कैंडिडेट आउट ऑफ 95 हमें रिजेक्ट करना था, 50 को यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया। क्या होता है ऐसा, देखो 2 टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं। एक होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये वर्क रिलेटेड होता है। अच्छा, और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पर्सन रिलेटेड होता है।
तो आपको दोनों देखना है कि सामने वाले को काम कितना आता है और सामने वाला इंसान कैसा है, दो चीज आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, वर्क रिलेटेड टेस्ट में हम लोग दो टाइप के टेस्ट लेते हैं। एक होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या देखते हैं, बस उसका नॉलेज एंड स्किल देखते हैं। जैसे अकाउंट्स का जॉब है, तो अकाउंट्स में कितना नॉलेज है, कितना स्किल है उसका, कितने मार्क्स से पास हुआ था अपने क्लास 12 के एग्जामिनेशन में। और एक होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या देखते हैं कि वो अकाउंटिंग नॉलेज तो है, नॉलेज तो यहाँ चेक कर लिया हमने, बट हाउ इज ही डूइंग द वर्क, मतलब कैसे कर रहा है काम, फास्ट करता है या बहुत मिस्टेक के साथ करता है या बड़ा स्लो है, तो कैसे कर रहा है, हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली इज द वर्क बीइंग डन। तो ये दो चीज चेक करेंगे, आपका नॉलेज चेक करेंगे और आप कैसे काम कर रहे हैं, ये दो चीज चेक करेंगे। ये दो चीज आपका वर्क रिलेटेड चेक होगा, ठीक है। सेकेंड टेस्ट जो होता है वो पर्सन रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी देखेंगे। पहले टेस्ट में उसकी आईक्यू चेक की जाएगी, उससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखने के लिए कि उसका दिमाग कितना दौड़ता है, ठीक है। दूसरा, उसका इंटरेस्ट देखेंगे कि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं, आगे जाके और वो अपना नॉलेज बढ़ाएगा कि नहीं, वो कितना रिसर्च करता है। जैसे आप अकाउंट्स तो आप भी पढ़ रहे हैं, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। आप बोलोगे छोड़ो सर ये सब क्या बात स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये आपका इंटरेस्ट दिखाता है कि आप उस फील्ड में, आप भले ही 90 लाओ, कितना भी कुछ लाओ, अगर आपको ये सब आप बातें नहीं पता, इंटरव्यू में टेस्ट में आप फंस जाओगे। मतलब वहां पे समझ जाएंगे कि आप केवल उतना ही पढ़ते जितना बुक में लिखा है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। तो इससे आपका इंटरेस्ट समझ में आता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल 0 है, आप बस रटते हैं और मतलब ठीक है चलो। और लास्ट पार्ट है, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें देखा जाएगा कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप जल्दी गुस्सा करते हैं क्या, आप इंसल्ट सुन के तुरंत रो देते हैं क्या, या आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव है क्या, मतलब छोटी छोटी बात पे हंस देते हो क्या। तो ये सब चीज आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट जो आपसे लिया जाएगा। इन्हीं टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, ठीक है। टुवर्ड्स दी एंड अब हम लोग आते हैं, अब बात आती है ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कुछ अलग अलग है क्या, पहले उस पर आ जाते हैं। देखो, ट्रेनिंग जो होता है ये स्किल्स रिलेटेड होता है, ये करने से आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, नॉलेज और बढ़ेगा। डेवलपमेंट जो होता है ये पर्सन रिलेटेड होता है, पर्सन और मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब वर्क पे फोकस करते हैं, इसमें पूरे पर्सन पे फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कितना डिफरेंसेस करना है, एटलीस्ट 3 तो करके चलो। आपने ज्यादा कर रखा है पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप पहले नहीं कर रखे हैं तो आपको 3 कम से कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रोफिशिएंट बनाएगा, मतलब और स्किलफुल बनाएगा इन द प्रेजेंट जॉब। और ये जो है आपको मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग, ये पूरी पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव कर देगा, डेवलपमेंट, ठीक है। एक आप कर सकते हो ट्रेनिंग जो है शॉर्ट टर्म का होता है, 15 दिन की भी ट्रेनिंग हो सकती है। डेवलपमेंट जो है ये बड़ा ही लंबा प्रोसेस है, एक पर्सन को पूरा चेंज करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 6 years 7 years 10 years लग सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग तो क्या है ना कि आपका 2 हफ्ते में भी हो सकता है। ट्रेनिंग कौन करवाता है, एम्प्लॉयर करवाता है, आपका जो बॉस है ना वो करवाएगा, वो आपको भेजेगा ट्रेनिंग पे काम सीखने के लिए। जो डेवलपमेंट होगा ना वो आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब आपको इंप्रूव करना है, कोई दूसरा आप पे मेहनत करे ये बात नहीं हो सकता। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को अपना एफर्ट खुद दिखाना है, ठीक है। कम से कम 3 कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं है, डेवलपमेंट के बारे सिलेबस में बस उतना ही बोला है डिफरेंस पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग ही मेनली पढ़ना है, इसमें आपका नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव होता है। सर कितने टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ध्यान से सुनते जाना और अभी के अभी फिर इसको पढ़ लेना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो भी काफी है, नहीं तो आप एक बार मेन नोट से या बुक से कहीं से पढ़ लो। सबसे पहला आता ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें क्या, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये बेसिकली आपको फेमिलियर करने के लिए है, ठीक है। आपको नए जॉब में जाने से पहले वहां पे क्या सिस्टम है, मतलब नए जॉब में उतारने से पहले आपको 2 वीक्स के लिए या 1 मंथ के लिए आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां पे आपको काम सिखाया जाता है कि जब आप आएंगे तो वहां पे क्या वर्क कल्चर है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, किससे परमिशन लेना है, कैसे आप काम करेंगे, किन लोगों से बात करेंगे। तो ये सब होता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहां पे आपको फेमिलियर किया जाता है, ठीक है। ओके, जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग होता है आपका जो मेनली नॉलेज और स्किल इंप्रूव करने के लिए। तो जब भी कोई मतलब बेसिकली आपको न्यू नॉलेज सीखना है, या जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस आ गए हैं तो अभी उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको सिखाया जाएगा, या काम करने का कोई नया तरीका आ गया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा, दैट इज जॉब ट्रेनिंग। नाम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सेफ्टी ट्रेनिंग क्या हो सकता है, आप वर्क प्लेस पे कैसे सेफ रहे,
स्पेशली फैक्ट्री वाले लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इतने मशीन्स चलते हैं, तो बहुत एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो उन एक्सीडेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे वहां पे सेफली आप 30-40 ईयर्स बिता सके, उसकी ट्रेनिंग होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ, नाम से समझ में आ जाएगा। प्रमोशनल ट्रेनिंग, किसको मिलेगा ये ट्रेनिंग? जिसकी प्रमोशन होने वाली है। तो जब आपकी प्रमोशन होने वाली है तो अब आपको नेक्स्ट लेवल का काम सिखाया जाएगा, अब आपको ज्यादा हायर लेवल का काम सिखाया जाएगा। तो बिफोर आपकी प्रमोशन हो जाए आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट आप जब बड़े लेवल पे जाओगे तो वो काम करोगे। सर रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, देखो रिफ्रेशर मतलब आपने पहले कुछ चीज सीख रखा है, बट वो सीखे हुए आपको बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? तो अभी क्या है ना, बहुत चीज भूल गए हैं, बिकॉज टच में नहीं रहने से भूल जाते हैं ना। तो जैसे आपने क्लास 7-8 में बहुत सारी चीज पढ़ी होगी, उस टाइम पढ़ा, उस टाइम एग्जाम दिया, पास भी हो गए, बट अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा कुछ ठीक से याद नहीं है। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग में ना आपको एक बार रिफ्रेश करा दिया जाता है, चीजों को फिर से याद दिला दिया जाता है आपको, ठीक है? तो क्विक एक ट्रेनिंग दिया जाता है जहां पे आपके पुराने नॉलेज को वापस से उस पर डस्ट हटा के एकदम साफ सफाई कर दिया जाता है, ठीक है? अच्छा, रीमीडियल ट्रेनिंग क्या होता है? रीमीडियल, आप लोग में से बहुत लोग रीमीडियल क्लासेस करते होंगे। रीमीडियल ट्रेनिंग किसे कहते हैं? रीमीडियल ट्रेनिंग होती है गलती सुधारने के लिए। अगर आपने कोई चीज गलत सीख रखा है तो आपको सही कैसे करना है, उसके लिए आपके मिस्टेक्स को सुधारने के लिए होते हैं रीमीडियल ट्रेनिंग। एंड सर ये वेस्टिब्यूल, ये तो बुक में है नहीं, बुक में नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पास एग्जाम में आया हुआ है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है? देखो एक्चुअल वर्क प्लेस का एक डेमो बना के वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे क्रिकेटर्स लोग, आप देखते हो क्रिकेटर्स लोग खेलते हैं मैदान में 22 यार्ड्स के पिच में, बट वो प्रैक्टिस कहां करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं वो नेट में, ठीक है? वो भी 22 यार्ड्स की होती है, एक इंडोर स्टेडियम होता है, इंडोर स्टेडियम में काफी सारे नेट लगा के वो 22 यार्ड्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो खेलना उनको 22 यार्ड्स स्टेडियम में है, बट वो खेल रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कहां कर रहे हैं? 22 यार्ड्स इंडोर स्टेडियम में। तो वो होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मतलब अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, एक्चुअल जगह पे नहीं, एक्चुअल जगह जैसा ही वही 22 यार्ड्स का पिच बना दिया गया है और वहीं पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? फिर मेन जब खेलने जाएंगे तो वहां पे भी 22 यार्ड से बॉल आएगी, उसको मारना है। तो दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहां पे एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट किया जाता है। जैसे आप लोग मॉक एग्जाम देते हैं ना, मॉक एग्जाम स्कूल में देते हो, ट्यूशन में देते हो, तो वहां पे क्या है, 3 घंटे का पेपर देते हैं, ठीक है, 15 मिनट की रीडिंग टाइम के साथ। तो वो हुआ वेस्टिब्यूल। अगर रियल रियल टाइम में भी आप 3 घंटे का पेपर दोगे 15 मिनट के टाइम के साथ, तो वैसा ही एक मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो सिमिलरली वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी वही है, एक्चुअल का एक डेमो वर्जन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड स्टाफिंग चैप्टर।